हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे वर्बल रीजनिंग में एनालाइजिंग आर्गुमेंट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एनालाइजिंग आर्गुमेंट्स वर्बल रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वीडियो पार्ट 1 है एनालाइजिंग आर्गुमेंट्स के ऊपर। इससे पहले वर्बल रीजनिंग में हम लोग काफ़ी वीडियोस देख चुके हैं, नंबर सीरीज से रिलेटेड, लेटर सीरीज, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, एनालॉजीज एटसेट्रा। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा ताकि आप लोग का जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वर्बल रीजनिंग के ऊपर, वो क्लियर हो पाए। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कैसे दो लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों की जो पॉइंट्स हैं वो अपनी अपनी तरफ सही या गलत हो सकते हैं, पर दोनों ही लोग आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, कॉमन बात है। बात करते हैं कि एनालाइजिंग आर्गुमेंट्स का मतलब क्या होता है। The argument is a set of statements of which it is claimed that one of those statements that premises supports the conclusion. तो जो argument होता है वो एक set of statements होता है, and to begin that analyze an argument the students need to do is identify its premises and conclusion. इसके बाद this type of reasoning question consists of a paragraph followed by 4 statements. You are required to read the paragraph carefully and select one statement that is best सपोर्टेड बाय द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द ग्राफ। तो हमें क्या है, हमें एक पैराग्राफ इसमें दिया होता है। अभी तक जिन वीडियोस को हम लोग देख चुके हैं उसमें या तो हमें एजम्पशन ली या स्टेटमेंट्स ली, उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था, पर यहाँ पे पैराग्राफ हमें दिया हुआ है और फिर 4 स्टेटमेंट हैं। तो हमें उन चारों में से एक स्टेटमेंट चूज़ करनी है जो कि हमारा सही आंसर होगा, जो कि बेस्ट सपोर्ट करती है इन्फॉर्मेशन जो कि पैराग्राफ में गिवन दी गई है उसको। तो इसे कहते हैं, जो आर्गूमेंट्स हैं, हमारा जो पैराग्राफ है वो हमारा आर्गूमेंट है। हमने उसको एनालाइज किया और जो स्टेटमेंट हम लोगों ने बताई वो उस पैराग्राफ, उस आर्गूमेंट को एनालाइज करके बताई। एनालाइजिंग आर्गूमेंट्स क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्कोरिंग हाई मार्क्स बाय राइटिंग एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंसिडर टाइम मैनेजमेंट। तो जो एनालाइजिंग आर्गूमेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप कह सकते हैं वर्बल रीजनिंग में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा टॉपिक है जिस पर आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट। तो कम से कम टाइम देना है और सही से सही आंसर निकालना है। तो एनालाइजिंग आर्गूमेंट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड एनालाइजिंग आर्गूमेंट्स? The process of evaluation or analyzing of someone else's argument is called analyzing arguments. तो जो process of analyzing या evaluation होता है किसी के arguments को करने का, उसे हम analyzing arguments कहते हैं। While analyzing an argument, you should claim or understand the underlying main idea in the given statement, and then you have to find the reasons for the argument and also the evidence that supports the argument. ठीक है, इसका मतलब सिंपल यही है कि आपको पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और आपको अंडरलाइन करना है कि क्या जो मेन आइडिया है आपकी जो स्टेटमेंट में। इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन अ पैराग्राफ एज आर्गुमेंट विल बी फॉलोड बाय 2 और मोर स्टेटमेंट्स एज ऑप्शंस एंड यू हैव टू एनालाइज द पैराग्राफ आर्गुमेंट विच एंड फाइंड विच स्टेटमेंट स्टैंड्स एज कंक्लूजन। तो ध्यान क्या रखना है, जो हमारा आर्गुमेंट है वो हमारा पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ और आर्गुमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। क्योंकि जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है वो वन वे कम्युनिकेशन है, वो एक बार दिया जा रहा है, बस उसी को आपको एनालाइज करना है और स्टेटमेंट बतानी है जो कि कंक्लूजन को स्टैंड करती है। मतलब उस पैराग्राफ का, उस आर्गुमेंट का कंक्लूजन क्या निकला। मतलब मोटी मोटी सी बात यह है कि मान लो आपके पास 10 लाइन लिखी है, उस 10 लाइन को आपने पढ़ लिया और एक लाइन में जो आपके पास, मान लीजिए 10 लाइन की पढ़ने के बाद आपके पास 4 लाइनें थी, उसमें से जो एक लाइन जो कि सपोर्ट करती है 10 लाइनों को ब्रीफ में, उसको आपको सही आंसर देना है। तो अब चलते हैं टिप्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे ये टिप्स फॉर, खासकर ये एनालाइजिंग आर्गूमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, पर ये मोस्टली जो पार्ट होता है वर्बल रीजनिंग में वहाँ पे भी वैलिड ही रहते हैं, क्योंकि खासकर वर्बल रीजनिंग में इन चीज़ों को ही देखा जाता है जब भी हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट टिप है हमारे पास, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टाइप। तो क्वेश्चन का टाइप क्या है हमेशा आइडेंटिफाई करें कि वो पूछ क्या रहा है, उसको पहले पढ़ें। काफ़ी लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पैराग्राफ पढ़ने लग जाएंगे, उसके बाद आंसर निकालने लग जाएंगे। उसके ऊपर एक लाइन लिखी होती है
कि आपको करना क्या है, बताना क्या है, तो उसको भी जरूर पढ़ें। नहीं लिखा है तो आपको समझ में आ जाता है बाय प्रैक्टिस, आप समझ जाएंगे कि क्या क्वेश्चन है। सेकेंड लाइन में हमारे पास है फर्स्ट रीड द गिवन पैराग्राफ एंड मेक पॉइंट्स आउट ऑफ इट। ये बहुत ज़रूरी है। अंडरलाइन पॉइंट्स कहते हैं या फिर हाईलाइट्स द पॉइंट्स या मेक पॉइंट्स, जो भी पैराग्राफ में बहुत लंबा पैराग्राफ भी हो सकता है। मैंने मोस्टली जो अब आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बड़े नहीं लिए हैं, इतने लिए हैं कि वीडियो में आप समझ पाएँ और सॉल्व कर पाएँ, और जनरली ऐसे ही आते हैं। पर बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आएंगे। बड़ा पैराग्राफ भी दे सकते हैं, कॉम्प्लिकेट पैराग्राफ भी दे सकते हैं जिसमें बहुत सारी बातें लिखी होंगी। Ask yourself what the argument states and what is the reason for that argument and all. Fourth है now relate each given reason which is with the arguments and then come up to a conclusion. Before picking the right conclusion, reject the wrong ones. ये बहुत सही है। जो जो गलत है उनको हटाते चलो। मान लीजिए अगर आपके पास 3, 4, 5 स्टेटमेंट्स हैं और आपको आर्गूमेंट एनालाइज करने के बाद बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो मान लीजिए फोर्थ तो बेकार है, वो नहीं स्टैंड करती है कहीं से भी, फर्स्ट भी नहीं लग रही है, 2 में 3 भी है चलेगी, तो मान लो 3 ही आंसर आया। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका होता है, इसको हम एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। जैसे भी आप नाम देना चाहें, आपकी इच्छा है। लास्ट में आप आंसर को एनालाइज करते हैं। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। और ये जो टॉपिक है, रीडिंग बहुत ज़रूरी है, इसमें वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस बात का जरूर ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पहले अच्छे से पढ़िए उसे, फिर समझिए उसे और फिर आंसर सोचिए। पहले आंसर नहीं सोचना है। कुछ लोग डायरेक्ट ऑप्शंस पढ़ने लग जाते हैं, नहीं, पहले आप ध्यान से आराम से बिल्कुल अपना पैराग्राफ पढ़िए और समझिए उसको। क्वेश्चन 1 में हमारे पास है ओबेसिटी इज अ सीरियस हेल्थ इशू, इट कैन ऑल्सो लीड टू various other diseases like diabetes, asthma and high blood pressure. Recent research has even found that obesity may cause some types of cancer, so major health campaigns should be launched to increase the awareness about this disease and lifestyle changes to the help people fight obesity. तो सिंपल सी बात ये यही कह रहा है पैराग्राफ कि ओबेसिटी जो एक सीरियस हेल्थ इशू है और कई बार ये डायबिटीज़, अस्थमा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। रिसेंट रिसर्च कहती है कि ओबेसिटी की वजह से कैंसर भी हो सकता है एंड मेजर हेल्थ कैंपेन्स की ज़रूरत है जिससे कि अवेयरनेस बढ़े और डिजीज़ और लाइफस्टाइल चेंज हो पीपल का, जिससे कि वो ओबेसिटी से फाइट कर पाएँ। ठीक है, तो ये हमारे पैराग्राफ की बात हो गई। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं जैसे भी चाहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आंसर कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस पैराग्राफ स्पोर्ट्स विच आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। तो मेजरली क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा ही आता है। यहाँ पे ये लाइन लिखी हो, अगर लिखी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको एनालाइजिंग आर्गूमेंट पे काम करना है। अभी यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। ए ऑप्शन में हमारे पास है हेल्थ कैंपेन्स टू स्प्रेड अवेयरनेस, डिस्कस लाइफस्टाइल चेंजेस टू फाइट ओबेसिटी शुड बी लॉन्च्ड। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जी, यही हमें बताया गया है अपने पैराग्राफ में भी कि हेल्थ कैंपेन्स को अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और लाइफस्टाइल चेंजेस में होना चाहिए जिससे कि ओबेसिटी के खिलाफ फाइट हो पाए। ओबेसिटी इज द लीडिंग कॉज ऑफ डायबिटीज एंड अदर डिजीजेस। पीपल शुड चेंज देयर लाइफस्टाइल टू क्योर ओबेसिटी। और लास्ट है फास्ट फूड ओवर ईटिंग रिजल्ट इन ओबेसिटी। तो इस पैराग्राफ से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, वो ये है कि जो ओबेसिटी की अवेयरनेस है वो ज़रूरी है। तो इसका मतलब हमारे पास, जैसे मैंने कहा, ये सही हो गया, पर ओबेसिटी इज लीडिंग कॉज ऑफ डायबिटीज़ एंड अदर डिजीजेस। तो अगर हम इसको समझने की बात करें तो ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम कह सकते हैं इट कैन ऑल्सो लीड टू वेरियस अदर डिजीज लाइक डायबिटीज़, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, पर ये लीडिंग कॉज नहीं है। पीपल शुड चेंज देयर लाइफस्टाइल टू क्योर ओबेसिटी नहीं। अगर हम डायरेक्ट ध्यान से इसको पढ़ें तो हम समझेंगे कि हेल्थ कैंपेन्स की ज़रूरत है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब ये भी गलत है। फास्ट फूड एंड ओवर ईटिंग रिजल्ट इन ओबेसिटी, ये बात सही है, पर इसमें जो पैराग्राफ में कहा जा रहा है वो है हेल्थ कैंपेन्स की बात, तो ये भी गलत है और सिर्फ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आंसर ए इज़ राइट। दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ कैंपेन टू प्रिवेंट ओबेसिटी। इट इज़ नॉट सपोर्टिंग द चॉइसेस बी, सी और डी। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोगों ने इसका आंसर पता लगाया। अभी हम लोग और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए शायद हमें सेकंड क्वेश्चन देखना पड़ेगा, तब थोड़ा और समझ में आएगा
कि कैसे हम आंसर बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है, इट इज़ वेल नोन दैट द वर्ल्ड अर्जेंटली नीड्स एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सो दैट एवरीवन गेट्स इनफ। Adequate distribution of medicine is just as urgent. Medical expertise and medical supplies need to be redistributed throughout the world so that people in emerging nations would have proper medical care. तो इसका मतलब यहाँ से क्या है कि जो आज डिस्ट्रीब्यूशन है फूड की वो बहुत ज़रूरी है और उतना ही मेडिसिन भी ज़रूरी है। मेडिकल एक्सपर्टीज़ और मेडिकल सप्लाईज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पूरे वर्ल्ड में, जिससे कि सभी जो पीपल हैं एमर्जिंग नेशंस में उनको प्रॉपर मेडिकल केयर मिल पाए। तो ये इतनी बात थी इसमें सेकंड स्टेटमेंट में। आप थोड़ा अलग ढंग से भी इसको बोल सकते हैं ज़रूर, पर हम डायरेक्ट अब ऑप्शंस की तरफ आते हैं। ऑप्शन ए, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हैव नेवर बीन सीन अ डॉक्टर। तो क्या ये लाइन पैराग्राफ में कही गई है? कहीं पे भी नहीं कही गई है, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिए इसे हम कैंसिल करते हैं। फूड प्रोडक्शन इन एमर्जिंग नेशंस हैज स्लो डाउन ड्यूरिंग द पोस्ट सेवरल ईयर्स। कैसा बताया गया है कि इमर्जिंग नेशंस में जो फूड प्रोडक्शन है वो स्लो हो गई है? नहीं, ये भी नहीं बताया गया है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि पीपल इमर्जिंग नेशंस में उनको प्रॉपर मेडिकल केयर चाहिए, पर ये नहीं कहा गया कि वहाँ पे स्लो हो गई है। और वैसे भी यहाँ पे फूड की बात हो रही है, फूड की तो बात हो ही नहीं थी उसमें मेडिकल केयर की बात हुई थी। उसके बाद हमारे पास है सी, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डॉक्टर्स आर सेल्फिश बट अबाउट गिविंग टाइम एंड मनी टू द पुअर। ये स्टेटमेंट की बात कहीं पे भी नहीं की गई है हमारे पैराग्राफ में। डी ऑप्शन, द मेडिकल सप्लाई इंडस्ट्री शुड स्टेप ऑन प्रोडक्शन ऑफ द इट्स प्रोडक्ट्स। क्या प्रोडक्शन की बात की गई है मेडिकल सप्लाई को बढ़ाने के लिए? नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, बट सप्लाई की बात की गई है पर प्रोडक्शन की बात नहीं की गई है। तो ये भी स्टेटमेंट भी गलत है। एक ही बचा है पर उसको भी पढ़ लेते हैं। मैनी पीपल हु लिव इन एमर्जिंग नेशंस आर नॉट रिसीविंग प्रॉपर मेडिकल केयर। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं हम इससे, क्योंकि कहा जा रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करो। अगर हम ये कह दें कि काफ़ी जो लोगों ने ऐसा डॉक्टर ने देखा, तो ये तो कोई लाइन ही नहीं हुई। एमर्जिंग नेशन में फूड प्रोडक्शन की बात की ही नहीं गई, ये स्टेटमेंट तो वैसे ही बेकार है। डी जो स्टेटमेंट है वो भी प्रोडक्शन के ऊपर है, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो जो सही आंसर है वो है ई। ई इज़ द राइट ऑप्शन। हम बात करें तो ई हमारे पास सही आंसर भी है। This answer is implied by statement that redistribution is needed so that people in emerging nations can have proper medical care. Choices A, B and C are not mentioned in passage. Choice D is also incorrect. Passage indicates that distribution of medicine, not its production, is inadequate. तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं स्क्रीन पोज करके। मैं बहुत फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है उस पर ज़्यादा टाइम ना जाए। ये भी हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है? सम स्टेट्स ऑफ द कंट्री आर प्लानिंग लेजिस्लेशन दैट वुड प्रोहिबिट द यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इन स्कूल्स बिफोर द 6th ग्रेड। मतलब 6th क्लास से पहले कैलकुलेटर्स यूज ना हो, इस तरीके को लेजिस्लेशन आना चाहिए। उसके बाद कहा गया ऑन द कॉन्ट्रेटरी अदर स्टेट्स आर इंसिस्टिंग ऑन द परचेज ऑफ ग्राफिक कैलकुलेटर फॉर एवरी स्टूडेंट इन मिडिल स्कूल। इसका मतलब क्या है कि अलग तरीके से भी कहा जा रहा है, दोनों बातें कही जा रही है। कुछ स्टेट्स कह रहे हैं कि ग्राफिक कैलकुलेटर को लेना चाहिए हर स्टूडेंट के लिए मिडिल स्कूल में। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स की बात है ए, बी, सी और डी। स्टेटमेंट्स क्या हमारे पास कह रही हैं? कैलकुलेटर्स आर डिसएडवांटेज टू लर्निंग मैथ। क्या ये बात कहीं कही गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं कही गई है। देयर आर एटलीस्ट 2 डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर इन स्कूल्स। हाँ, 2 डिफरेंट ओपिनियंस तो दिख रहे हैं। कैसे? क्योंकि एक बार तो कह रहे हो कि भाई ग्राफिक कैलकुलेटर हो, एक तरफ कह रहे हो कि ना हो 6th ग्रेड तक। अगला ऑप्शन देखते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर इन्वॉल्व इन एजुकेशन देन इवन बिफोर। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं इस लाइन से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इट कॉस्ट लेस व्हेन स्कूल्स बाय ग्राफिक कैलकुलेटर इन बल्क। नहीं, तो ये भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो एक स्टेटमेंट जो कहीं ना कहीं हर तरीके से इसमें हमें सही लगती है वो है बी स्टेटमेंट। तो बी स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें क्यों सही है, इट इज क्लियर फ्रॉम द पैराग्राफ देयर आर 2 डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ कैलकुलेटर इन द स्कूल। तो ये एक लाइन सही है क्योंकि 2 डिफरेंट ओपिनियंस हम देख सकते हैं। एक तरफ आप कह रहे हो ग्राफिक कैलकुलेटर यूज करो मिडिल स्कूल में, और एक तरफ आप कह रहे हो कि 6th ग्रेड से पहले यूज ही ना करो कैलकुलेटर।
तो यहाँ पे इस लाइन को हम समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारे पास है ईच स्पोर्ट हैज़ अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स और कॉस्ट्यूम्स टू एंश्योर फेयर कॉम्पिटिशन एंड अलो कंसिस्टेंट एडजुडिकेशन ऑफ द विनर। तो इसमें जो मेन बात कही गई है वो ये है कि हर एक स्पोर्ट में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कॉस्ट्यूम्स होते हैं, जिससे कि फेयर कंपटीशन हो पाए और विनर सही ढंग से पता चल पाए। तो ये किसको सपोर्ट करता है? स्पोर्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द नॉन पार्टिसिपेंट्स। ये स्टेटमेंट कहीं नहीं कही गई है हमारे आर्गूमेंट में। उसके बाद है स्पोर्ट्स ऑफर अ रेगुलर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज की बात ही नहीं करी गई। In organized sports, records of performance are often maintained, and for popular sport, these records may be widely announced and reported in sport news. चलिए ठीक है। Physically and mentally fit person does not need to participate in sports. तो यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि जो अगर हम इसको A, B, C और D ले तो C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। C इज द राइट आंसर। In organized sports, the records of performance are kept and maintained and shared with media, sports news, sports magazines, books, etc. So there should be a set of rules in every sport to share the ensure fair competition so that deserving players could emerge as winners. तो कहीं ना कहीं यही एक लाइन जो है कहीं ना कहीं हमारे पास जो हमारे आर्गूमेंट को है सपोर्ट करती है, इसलिए ये राइट आंसर है। अब नेक्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है इमेजेस ऑफ मार्स टेकन बाय मैरिनर 9 probe indicate the presence of valleys that look like the stream beds on Earth. The images also show that Mars once had an atmosphere that was thick enough to trap sun's heat. If this is true, something must have happened to Mars billions of years ago that stripped away its atmosphere. तो इसका मतलब इसमें कहा जा रहा है कि मार्स की जो इमेजेस मैरिनर 9 प्रोब ने ली थी वो बताता है कि वहाँ पे कुछ वैलीज थी जो कि स्ट्रीम बेड्स की तरह लगती है, जो कि अर्थ पे होती हैं, और जो इमेजेस हैं मार्स की उससे पता चलता है कि उसके पास ऐसा एटमॉस्फेयर था जो कि इतना इनफ था थिक जो कि सन्स हीट को ट्रैप कर पाए। इफ़ दिस ट्रू, अगर ये सही है तो कुछ ऐसा हुआ होगा मार्स में बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो डैट स्ट्रिप्ड अवे इट्स एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से उसका एटमॉस्फेयर स्ट्रिप्ड हो गया। तो किस लाइन को कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करता है, किस लाइन स्टेटमेंट को आर्गूमेंट जस्टिफाई करता है? अगर हम बात करें तो पैराग्राफ करता है सपोर्ट मार्स हैज लिटिल मोर एटमॉस्फेयर, ये बात सही है। वंस है एटमॉस्फेयर थिकर देन अर्थ एटमॉस्फेयर, ये नहीं बताया गया है। मैरिनर टुक फर्स्ट पिक्चर, ऐसा नहीं कहा गया है। मार्स क्लोजर टू सन देन अर्थ, ये बात वैसे भी गलत है और ये वैसे कहा भी नहीं गया है। तो अगर हम A, B, C और D में देखें तो A इज़ द राइट ऑप्शन यहाँ पे। और अगर हम इसका आंसर भी देखें तो एज पर पैराग्राफ मार्स वंस हैज सेट थिक एटमॉस्फेयर एंड इट स्ट्रिप्ड ऑफ and the other choices are true or false can't predicted from the given graph. तो यहाँ से हम लोगों ने इसको भी आंसर देख लिया। हमने यहाँ पे करीब 5 क्वेश्चन करे। मुझे लगता है कि आपको इनकी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ये इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है इसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि एनालाइजिंग आर्गूमेंट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट काफ़ी हद तक हो गया है। अगर आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ज़रूर करें prepbharat.com से, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी वर्बल रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर पाएँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।